मोदी जी का जो नेपाली दत्तक पुत्र था, न तो अगस्त 2014 के पहले दिखा, न उसके बाद दिखा। लगा उसको छोड़ ही आया वहां पे नेपाल में। वो जेन जेड है कि नहीं पता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाएं अलॉन्ग विद जीएसटी रेट्स जो नए हुए हैं और पुराने, दोनों को कंपेयर करते हुए, ताकि दिखाया जा सके कि भारत के प्रधानमंत्री ने कितना महान काम किया है। जो कॉरपोरेट के विज्ञापन है, मीडिया को सरकार दिलवाती है अपने पक्ष में समाचार के लिए। आप सोचिए कि आपको बढ़ाने को किसने बोला था? कोई मनमोहन सिंह ने तो बढ़ाया नहीं था। बढ़ाया भी आपने, घटाया भी आपने। दैनिक जीवन की चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इवन किताबों का छापना, किताबें खरीदना, ये सब और मुश्किल कर, पढ़ाई लिखाई की चीजें तो और भी खराब कर दी गई। जो बुलियन मार्केट था उसमें गोल्ड 1,12,000 रुपए 10 ग्राम था। चांदी उसके पीछे चल रही है। डॉलर के रेट ऊपर जा रहे हैं। इसका विज्ञापन नहीं देंगे मोदी जी। मोहन भागवत पे लेख लिख रहे हैं वो जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आत्ममुग्धता है बड़ी हैरत में डालने वाली है। आपको शायद याद होगा कि 2017 की बात है, खादी और ग्रामोद्योग कमीशन था, उसका जो आधिकारिक कैलेंडर था उसमें महात्मा गांधी की फोटो हुआ करती थी, उसको रिप्लेस करके नरेंद्र मोदी की फोटो लगाई गई 2017 में। 2019 में इस किस्म के बोर्डिंग पास रिलीज किए गए पंकज जी, जिसमें नरेंद्र मोदी की फोटो थी। गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात जब चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर का तो कोई भूल ही नहीं सकता है किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट का कोई भूल नहीं सकता क्या किया गया। राहत सामग्रियों में नरेंद्र मोदी की फोटो थी। मैं तो नेशनल बुक ट्रस्ट में रहते हुए झेला कि दुनिया में आप कहीं भी बुक फेयर के लिए जा रहे हो तो वहां नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगाओ। लंदन में और इजिप्ट में तो हमको बाकायदा आयोजकों का विरोध झेलना पड़ा कि हम यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार नहीं करने देंगे, इनका फोटो हटा हुआ। जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स उनको एम्पावर कर रहे हैं कि अगर कोई सस्पेक्टेड फॉरेन नेशनल है तो उसको 10 दिन की मोहलत दें, और अगर वो 10 दिन में अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाता है तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाए। कि क्या किसी राज्य सरकार का एसओपी संसद के कानून को बाईपास कर सकता है? उसमें लिखा है कि 10 दिन में यदि आपको कोई एडुकेट जवाब नहीं मिलता है तो आप उसको बांग्लादेश में धकेल दो। पुश देम बैक, ये वर्ड है उसमें। हमारे यहाँ जो लोग काबिल लोग हैं, जिनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है, उनको ये धर्म के आधार पर बेइज्जत कर रहे हैं। और ये पूरा मैसेज वर्ल्ड में जा रहा है, ये दुनिया में जा रहा है कि इनको आप बुकर दे दो चाहे नोबल दे दो, ये तो हिंदू मुसलमान ही करेंगे। तो हर बार यही कहते हैं कि जो भारत में रह रहा है, जो भारत का निवासी है, जो नागरिक है, वो हिंदू है। तो भाई बानू मुश्ताक भी हिंदू हो गई, आप उनको जाने दीजिए, क्या परेशान। उनका मूल प्रशिक्षण ही गुड़ बोलने का चीज है। मोहन भागवत जी भी इतने बड़े संगठन के हेड हैं, जिसके पास में भारतीय सेना के बराबर की ताकत है, तो फिर वो हर दिन 10 लाख रुपए भारत सरकार के खर्च करके बीएसएफ की सिक्योरिटी लेके क्यों घूम रहे हैं? कितने शंकराचार्य के साथ में 8 गाड़ियों का काफिला चलता है सुरक्षा के लिए। शायद एक आध पीएसओ चलता होगा तो चलता होगा। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने गए, हेलीकॉप्टर से घूमते रहे और 1500 करोड़ दोनों राज्यों को दे दिया। ऑफिशियली हिमाचल प्रदेश का नुकसान 4,500 करोड़ से ज्यादा है। पंजाब 20,000 करोड़ रुपए मांग रहा है। मान लीजिए एग्जैगरेटेड होगा तो कम से कम सफिशिएंट अमाउंट तो दीजिए। लोग इतना डिस्प्लेस्ड हैं, परेशान है, पूरे राज्य की हालत खराब है। आप समझिए कि अनप्रेसिडेंटेड बाढ़ है और इसके बाद भी आप सहायता नहीं कर रहे हैं। भाई आप थोक में टूरिस्ट भेजते हो हिमाचल में, टूरिस्ट के जाने से जीएसटी आता है पेट्रोल के ऊपर, होटल में ठहरने पे, खाने, वो केंद्र सरकार लेती है। और जब वहाँ पर इस एक्सट्रीम टूरिज्म के कारण नेचुरल कैलामिटी आती है तो कहते हैं कि आप निपटो। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं मेरे मेहमान, लेखक, पत्रकार, विचारक और indiaclimatechange.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी। स्वागत है पंकज जी आपका। नमस्ते पंकज जी, एक खबर है सियाम की। सियाम यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, जो भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार का, उसने सियाम के माध्यम से भारत के जितने भी डीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के, सबको ये निर्देश पहुंचवाया है कि वो अपने अपने शॉप्स पर, अपनी अपनी डीलरशिप्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाएं अलॉन्ग विद जीएसटी रेट्स जो नए हुए हैं और पुराने, दोनों को कंपेयर करते हुए, ताकि दिखाया जा सके कि भारत के प्रधानमंत्री ने कितना महान काम किया है। अकेले यही नहीं है जी, सभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को यह कहा गया है कि वो अखबारों में विज्ञापन दें। तो देश भर के जितने अखबार हैं उसके पहले पन्ने पर हीरो मोटर कार्प का विज्ञापन है, जिसमें मोदी जी को धन्यवाद दिया गया है। और एडिटर पेज पर मोदी जी का विज्ञापन है, यानी लेख है, जिसमें वो मोहन भागवत जी को धन्यवाद दे रहे हैं। बता रहे हैं कि ज्योतिपुंज पत्रिका में उन्होंने
किताब लिखी थी जब उन्होंने ज्योतिपुंज, तो उसमें उन्होंने मोहन भागवत के पिताजी का जिक्र किया। तो वो मोहन भागवत के पिताजी को भी जानते हैं। तो वो आज इसी तरीके से वो शायद नियम ये होगा कि अंदर आप मेरा लेख छापो, बाहर के पेज का विज्ञापन मिलेगा। आप याद करें, कुछ इसी मंच पर मैंने कुछ एपिसोड पहले बताया था कि किस प्रकार से जो कॉरपोरेट के विज्ञापन है, मीडिया को सरकार दिलवाती है अपने पक्ष में समाचार के लिए। बिल्कुल। और ये तो घटियापन की पराकाष्ठा है कि आपने सभी लोगों को ये सूचना दी कि जीएसटी कम करने का विज्ञापन कंपनियां दें, और वो दे रही हैं क्योंकि आपको बिजनेस करना है। आप सोचिए कि आपको बढ़ाने को किसने बोला था? कोई मनमोहन सिंह ने तो बढ़ाया नहीं था वो। बढ़ाया भी बिल्कुल नहीं। आपने, घटाया भी आपने। अच्छा, और अच्छा, गाड़ी एक एक चीज। ऐसी चीज है कि जी जी कोई जी। आदमी सालों में खरीदता है भाई। बाकी दैनंदिन जीवन में हमें क्या फर्क पड़ रहा है जीएसटी का, ये तो बताएं वो। कुछ नहीं, दैनिक जीवन की चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इवन किताबों का छापना, किताबें खरीदना, ये सब और मुश्किल कर वो दिया महंगा। गया। पढ़ाई लिखाई की चीजें तो और भी ये खराब कर दी गई। आपको मालूम है, जी जी कल के दिन जो बुलियन जी। मार्केट था उसमें गोल्ड 1,12,000 रुपए 10 ग्राम था। चांदी उसके पीछे चल रही है। डॉलर के रेट ऊपर जा रहे हैं। इसका विज्ञापन नहीं देंगे मोदी जी? मोहन भागवत पे लेख लिख रहे हैं वो। मोहन भागवत पे लेख लिख रहे हैं। और आप ये सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आत्ममुग्धता है, बड़ी मतलब हैरत में डालने वाली है। मैंने थोड़ा डिगिंग के पीछे जाके देखा, तो आपको शायद याद होगा कि 2017 की बात है। खादी और ग्रामोद्योग जो कमीशन था, उसका जो आधिकारिक कैलेंडर था, उसमें महात्मा गांधी की फोटो हुआ करती थी। उसको रिप्लेस करके नरेंद्र मोदी की फोटो लगाई गई थी 2017 में। बिल्कुल। 2019 में इस आपको किस्म के बोर्डिंग पास रिलीज किए गए पंकज जी, जिसमें नरेंद्र मोदी की फोटो थी। गुजरात, वाइब्रेंट नरेंद्र गुजरात मोदी जब के चल रहा था। फोटो वाइब्रेंट ऑपरेशन गुजरात। सिंदूर का तो कोई भूल ही नहीं सकता है, किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। कोविड वैक्सीन के हम्म, सर्टिफिकेट का कोई भूल नहीं सकता क्या किया गया। राहत हम्म, सामग्रियों में नरेंद्र मोदी की फोटो थी। और एक जो अंतिम बात है, अभी आज की ही है शायद ये, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी ने ये आदेश दिया है कि जितने भी पूजा पंडाल बनेंगे, दुर्गा पूजा पंडाल बनेंगे दिल्ली में, समय उनमें नरेंद्र सब में मोदी का नरेंद्र तारीख मोदी की पढ़ना है। फोटो हो। सबकी नरेंद्र मोदी की फोटो हो नीचे, माँ दुर्गा के नीचे नरेंद्र मोदी की फोटो होना चाहिए। अरे, ये मैं कौन तो सा लूनेटिक आइडिया है? मैं तो नेशनल बुक ट्रस्ट में रहते हुए झेला कि दुनिया में आप कहीं भी बुक फेयर के लिए जा रहे हो तो वहां पे नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगाओ। लंदन में और इजिप्ट में तो हमको बाकायदा आयोजकों का विरोध झेलना पड़ा कि हम यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार नहीं करने देंगे, इनका फोटो हटाओ आप। बताइए। और कुछ कुछ लोग आके बूचड़ कह रहे थे कि तो वो भी सुना है। लेकिन ये बस एक जगह बची, इसके लिए हमको धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने अभी तक शौचालय में अपनी फोटो नहीं लगवाई। इसका इस समाज को आभारी होना चाहिए। तो अभी जबकि एक शौचालय बड़ी उनका अच्छी फ्लैगशिप स्टोरी। प्रोग्राम था। फ्लैगशिप प्रोग्राम था जबकि उनका। हाँ, फ्लैगशिप था वो, उसमें बच गए बस वो। नहीं तो हर शीट में लगवा देते वो, दरवाजे पे तो ठीक है। मैं इन्हें इस आदमी के आत्ममुक्ता और झूठ का, वो था ज्योतिपुंज किताब इसने लिख दी, वो अंग्रेजी में भी अनुवाद हो गई। जबकि 10वीं फेल आदमी जो अपनी डिग्री नहीं बता रहा है, वो क्या किताब लिखेगा? अभी इसकी डिग्री। एक एक हरकत अभी मैं सुन रहा था। अच्छा, सोशल मीडिया में कुछ चल रहा था, मैंने उसको सर्च करना शुरू किया, हिंदू की न्यूज मुझे मिली कि हम्म। 2014 में आसपास इन्होंने एक सभी जगह समाचार छपा था कि नरेंद्र मोदी का जो दत्तक पुत्र वो नेपाल का है। वो 8 साल की उम्र में भारत आ गया था, फिर वो गुम गया था, फिर नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में उसको बीबीए की पढ़ाई कराई, फिर उसके माता पिता को खोज लिया। फिर जब अगस्त 2014 में मोदी जी नेपाल गए थे, तो वो जो जग बहादुर नाम है वो लड़के का, उसके माता पिता से मिलके आए थे और उन्होंने बोला था मैंने तो अकेले पैदा किया है लेकिन माँ और बाप तो असली हो। लेकिन उसके पहले और उसके बाद में मोदी जी का जो नेपाली दत्तक पुत्र था, ना तो अगस्त 2014 के पहले दिखा, ना उसके बाद दिखा। लगा उसको छोड़ ही आया वहां पे नेपाल में। वो जेन जेड है कि नहीं पता नहीं है।
तो ये आदमी ये ना जहां जाएगा कि मेरा इससे नाता है, तो उसके लिए वो नेपाल जा रहा था तो वो नेपाल का लड़का पैदा कर लिया था उसने। ये इस किस्म का आदमी है। और मुझको कोई एक कल एक्स पे एक न्यूज थी, मुझे लगा यार ये कोई आदमी, ऐसे ही लोग मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन जब मैंने वास्तव में सर्च किया तो मेरे को कम से कम 10 समाचार मिले, हिंदुस्तानी का अखबार का समाचार मिला कि हाँ मोदी जी का दत्तक पुत्र नेपाली है। ये विलक्षण आदमी है ना, जो इस मामले में समाचार हाँ, पत्रों में और मीडिया में अपनी स्पेस बनाने के लिए विलक्षण है, सही बात है। विलक्षण कुछ प्रतिभा भी की कर धनी सकता है। है। या ना अपनी स्पेस बनाए रखने के लिए। कोई मोहन हम्म। भागवत का लेख मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मैंने उसको ओडिशा पोस्ट में भी देखा, हर जगह है। कश्मीर के अखबारों में देखा, हम्म। अंग्रेजी में। हो सकता है इंडियन लैंग्वेजेस के अखबारों में भी, मैं केवल हिंदी और अंग्रेजी का अखबार आपको बता रहा हूँ, उन सब में उनको देखा गया, सब में। कोई अखबार ऐसा नहीं है, अजीत समाचार पंजाब से लेकर लोकमत समाचार महाराष्ट्र से लेकर वो दिल्ली के, तो सब अखबार नमो 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 कर ही रहे हैं। अगर एक आध बाहर के अखबारों में छप जाता, वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह में, तब तो फिर कोई बात ही नहीं थी। अच्छा था। हो सकता है, अभी देखना पड़ेगा। नमो का मतलब होता है नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत है ने। अब वो नमो वो हो गया है। नया नमो है। हम्म। एक और खबर है पंकज जी, असम की। और इसमें असम सरकार ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है, एसओपी बनाया है, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स हैं उनको एम्पावर कर रहे हैं कि अगर कोई सस्पेक्टेड फॉरेन नेशनल है तो उसको 10 दिन की मोहलत दें, और अगर वो 10 दिन में अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाता है तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाए। इससे पहले फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स वहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून पर आधारित हैं, संसद द्वारा बनाए गए कानून पर आधारित हैं। मैं ये सोचता हूं कि हम्म। क्या किसी राज्य सरकार का एसओपी मतलब संसद के कानून को बाईपास कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओसीए बैन भी है ना, तो बाईपास कर सकता है जी? नहीं कर सकता है। वो तो कोई चैलेंज करेगा उसको, निश्चित ही। जब चैलेंज करेगा तो ये इसका पिट जाए। वो उसमें केवल ये नहीं लिखा है, उसमें लिखा है कि 10 दिन में यदि आपको कोई एडुकेट जवाब नहीं मिलता है तो आप उसको बांग्लादेश में धकेल दो, पुश देम बैक, ये वर्ड है उसमें। और अभी 4 दिन पहले एक्स पे हम्म। हिमंता शर्मा ने 12-15 लोगों का एक फोटो एक्स पे शेयर किया और कहा कि ये गलती हम्म। से भटकते हुए शायद इधर आ गए थे, हमने इनको धक्का देकर वापस इनके मुकाम पर पहुंचा दिया है। ये चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है। और उत्तराखंड के बाद में हिंदू राष्ट्र की जो सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन रहा है वो असम बन रहा है। आप सोचो कि असम में राजनीति इस स्तर पर है कि कल हिमंता शर्मा ने सीधे आरोप लगाया कि गोगोई की पत्नी जो अमेरिकन नागरिक है, वो पाकिस्तान की एजेंट थे और उसके पाकिस्तान के में इससे संबंध है, और इसकी हम सीआईडी जांच करवा चुके हैं। यानी उनका प्लान ये है कि जब विधानसभा चुनाव होंगे उसके आसपास वो कथित रूप से उस रिपोर्ट को जारी करेंगे, जिसमें बताएंगे कि वो जो उनकी वाइफ है गोगोई की, वो पाकिस्तानी एजेंट है यहाँ पर। अब आप बताइए, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, कोई मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो और उसके साथ में देश के लोग काम कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे? ये तो अजीत डोभाल के बेटे के साथ भी है, जो पाकिस्तानी नेशनल के साथ में उसकी कंपनी है। और वो तो शायद भारत के नागरिक भी नहीं है, उनकी नागरिकता नहीं भी है। संदिग्ध है। हम्म। तो ये सब जो चीजें चल रही हैं, अब आप सोचिए कि सोनिया गांधी पे केस कर रखा उन्होंने, शायद आज उसका डिसीजन होगा कि सोनिया गांधी जो है वो जो रिक्वायर्ड टाइम होता उसके पहले ही भारत की नागरिक बन के मतदाता बन गई थी। सन 80 का केस चला रहे हैं। उनका तो राहुल गांधी खुद। पे तो राहुल हाँ, गांधी पे तमाम लोग। नागरिकता का काम कर ही रखा है उसपे। अभी ईडी ने हम्म। बुला लिया था उस आदमी को कि आप पूरे मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत भी दो राहुल गांधी के खिलाफ। तो ये लोग जो हरकतें कर रहे हैं, अब आप देखिए ना कि कल 50 लोगों को लेकर राज्य का मंत्री राहुल गांधी का घेराव करने पहुंच गया। हाँ। और जब नरेंद्र मोदी को बनारस में जाना है, तो बनारस में कांग्रेसी ने सोचा कि उनका विरोध किया जाए, तो अजय राय से लेकर जितने छोटे बड़े कांग्रेसी हैं उन सबको उनके घर में बंद कर दिया। करीबन 3,000 पुलिस वाले केवल इसलिए लगाए गए कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपने घर से ना निकल पाए। ये एक अजब किस्म का लोकतंत्र इस देश में बन गया है कि आप लोगों को घर में अरेस्ट कर दो और सरकारी बीजेपी के मशीन। नेताओं को सड़क पे बैठने की छूट दे दो।
भाई बिल्कुल दिनेश सिंह जो बैठ रहे थे सड़क पे, तो इसकी सूचना भी तो पुलिस को पहले से होगी ना, उन्होंने बिल्कुल उनको बिल्कुल। हाउस अरेस्ट क्यों नहीं किया? और जो कल तक ये शोर और मचा रहे थे कि मलेशिया में राहुल गांधी की सुरक्षा को खतरा है, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सड़क में आप उसका घेराव कर रहे हैं, सड़क में आप उसके काफिले को रोक रहे हैं, और उत्पाती लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं, तो उसकी सुरक्षा को खतरा आज नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, आप रायबरेली में कल जो हुआ आप देखिए, उन्होंने क्या किया, राहुल गांधी के आवेदन पे ढेर सारे रूट लगा दिए, कई कई रास्ते जाम कर दिए। अब राहुल गांधी ने तो बोला नहीं होगा कि मेरे लिए रास्ते जाम करो, केवल हम्म, इसीलिए कि उसको लोग गाली दे कि अरे राहुल गांधी के कारण हमारे रास्ते जाम हो गए। तो ये भी एक ये जो तरीका है। लोकतंत्र के नाम पर जो ये तमाशे हो रहे हैं, भाई एक हम्म चीज है कि सबको अपना स्पेस देना चाहिए थी। हर राजनीतिक दल एक दूसरे राजनीतिक दल की रैली और सभा में उपद्रव और उत्पात करने को उतारू हो जाए, तो इस देश में कोई लोकतंत्रात्मक गतिविधियां ही नहीं हो पाएंगी। जिसका जहां पर दम होगा वहां पर वही करेगा। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत ही घटिया स्तर का काम किया था गणेश सिंह ने यहाँ पर। और मुझे तो है यही ना? लग रहा था कि कम से कम प्रदेश सरकार को सचेत रहना चाहिए कि राहुल गांधी की सुरक्षा को खतरा है, और इस नहीं, किस्म का काम उसके तो नहीं नाम पे होने तमाशा देना किया चाहिए। था ना उन्हें। उन्हें हाँ। तमाशा किया था ना। 70 किलोमीटर इलाके में बहुत सारे डाइवर्शन कर दिए, लोग गाली वगैरह राहुल गांधी आ रहा है तो उसके कारण रास्ता बंद कर दी। यही चल रहा था वहां पर। हम्म। पंकज जी, एक चीज और है, इसी वाले में आते हैं। ये असम सरकार की जो एसओपी है, इसमें मैंने अखबारों में पढ़ा कि उन्होंने जिस कानून का हवाला दिया है इस एसओपी को लगाने के लिए, इमिग्रेंट्स एक्सपल्सन फ्रॉम 1950। आसाम एक्ट 1950। ये हाँ, ये उन्नीस सौ जो पचास एक्ट है, में। जितनी मेरी जानकारी है, जो ये एक्ट 1957 में रिपील कर दिया गया था। एक रिपील्ड एक्ट का हवाला कैसे दे सकती है सरकार? नहीं, 1957 में उसको रिपील कर दिया गया था। उसके बाद तो हमारे देश में बीएनएस और सब कुछ नया आ गया है ना। सब कुछ नया आ गया, बिल्कुल। भाई जब आपने अपराध संहिता को बदल दिया, तो पुराने हम्म कानून कैसे लागू रहेंगे? है ना? तो ये सब एक्चुअल क्या है, वो बहुत बड़े स्तर पर कम से कम 3 लाख मुसलमानों को घरों से उजाड़ दिया गया, उनके घरों पे हम्म बुलडोजर चला दिए गए, कहा कि खेतों के ऊपर कब्जा कर रख, जंगलों पे कब्जा है इनका, उन जंगलों पे से कब्जा हटा के आप अडानी और अंबानी को जमीन दे रहे हैं वहां पर, पतंजलि को पहले ही दे चुके हैं। ये सब जो हम्म। काम चल रहा है वहां पर, मैंने जैसा बोला कि उत्तराखंड के बाद में हिंदू राष्ट्र का सबसे बड़ी प्रयोगशाला हिमंता ने वहीं बना रखी है, बिल्कुल। और दूसरी तरफ पूरे झूठी नॉर्थ खबरें ईस्ट को। फैला रहे हैं, और दूसरी तरफ झूठी खबरें फैला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को नोबेल समिति में नॉमिनेट किया गया, मतलब नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया गया है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। और दूसरी हाँ, तरफ वो जिसको तो वाकई में पुरस्कार मिला, बानू मुश्ताक जैसे लोग जो वाकई बुकर इंटरनेशनल प्राइज पाए हैं, उनको दशहरे जैसे उनको बेइज्जत कर। धर्मनिरपेक्ष आयोजनों में जाने से रोका जा रहा है, उसका विरोध किया जा रहा है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि बानू मुश्ताक केवल मुस्लिम है, इसलिए उनको मैसूर के दशहरा पर्व है, जो हब्बा करके कहते हैं, वहाँ का एक बड़ा सांस्कृतिक पर्व है। वो हम्म धार्मिक पर्व नहीं है, वो कल्चरल इवेंट है। वो कल्चरल हम्म इवेंट के लिए राज्य सरकार दखल देती है। उसको देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में देश और विदेश के पर्यटक आते हैं मैसूर में। मैसूर का दशहरा जो वहाँ के किंवाड़िया के समय से शुरू हुआ था, तो हम्म उसमें बानू मुश्ताक चूंकि कर्नाटक की हैं, कन्नड़ हैं, और बुकर हम्म सरिता पुरस्कार उनको अनुवाद के लिए मिला है, तो इसके लिए उनको मुख्य अतिथि के रूप में राज्य सरकार ने आमंत्रित किया। तो राज्य सरकार तो अपने फैसले पे अडिग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उससे जुड़े हुए जो सांप्रदायिक संगठन है वहां पर, वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। ये दिखाता है कि हमारे यहाँ जो लोग, काबिल लोग हैं, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है, उनको ये धर्म के आधार पर बेइज्जत कर रहे हैं। और ये पूरा मैसेज वर्ल्ड में जा रहा है, ये दुनिया में जा रहा है कि इनको आप बुकर दे दो चाहे नोबल दे दो, ये तो हिंदू मुसलमान ही करेंगे। और मोदी जी का जो मीडिया, टाइम्स नाउ ने उसके ऊपर न्यूज चला दी कि उनको नोबेल शांति पुरस्कार नॉमिनेट किया गया। वो जो मेंबर आया था उसने उसने लिखित में बताया कि हमने इस प्रकार का कोई भी चीज नहीं कही। झूठ बोलने की एक तरफ, पराकाष्ठा है उसको लेकर। हाँ, झूठ बोलने की पराकाष्ठा है। दूसरी बात ये कि दो मुंही बातें करते हैं। जैसे मोहन भागवत जी जब भी भाषण देंगे, पिछले उन्होंने 4-5 सालों में जब भी बोला है, तो हर बार यही कहते हैं कि जो भारत में रह रहा है, जो भारत का निवासी है, जो नागरिक है, वो हिंदू है।
तो भाई बानू मुश्ताक भी हिंदू हो गई, आप उनको जाने दीजिए, क्या परेशान है? अगर आपकी यही वैश्विक परिभाषा है, यही आपकी सार्वभौमिक परिभाषा है हिंदू की, तो उनको जाने दीजिए। या फिर जो फ्रिंज एलिमेंट उनको जाने से रोक रहे हैं, तो कोई छोटी मोटी महिला तो नहीं, उसने बुकर प्राइज जीता है, मोहन भागवत सरीखे लोगों को इंटरवीन करना चाहिए बीच में कि आखिरकार आप विरोध क्यों कर रहे हैं? तो फिर मैं 7वीं 8वीं बार पंडित नेहरू की वो बात कहूंगा सन 52 की, कि यदि आरएसएस का आदमी बोले कि वो पूरब दिशा में जा रहा है, तो उसको पूरब की बजाय बाकी 3 दिशाओं में तलाशना चाहिए। उनका मूल प्रशिक्षण ही झूठ बोलने का है ना? तो ये तो आज की तारीख तक मोहन भागवत ने किस चीज पे इंटरवेंशन किया? कभी नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने तो एक बार गाय के नाम पर हत्या करने वालों के खिलाफ भी बोला था, लेकिन उसका कोई असर हुआ क्या समाज पे, या पुलिस पे, या प्रशासन पे कोई असर हुआ क्या? अलकायदा के जो आतंकवादी हैं वो उसी तरीके से हरकतें कर रहे हैं। मोहन भागवत ने आज तक हिंदू धर्म की ऐसी कौन सी कुरीति के खिलाफ बोला? मुझको तो वो ये बता दें, क्या आज तक उन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग, प्री वेडिंग शूट, शादियों के खर्चे, लड़कियों की शिक्षा, सस्ती शिक्षा, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, हिंदुओं के मंदिरों के बेहतर प्रबंधन, इन सब किसी मुद्दे पे बोला हो तो बता दीजिए। आज पंजाब में सामने दिख रहा है, पंजाब में आई त्रासदी को लेकर गुरुद्वारे खुले हुए हैं, मस्जिदें खुली हुई हैं, लेकिन कोई मंदिर खुला हो और मंदिर से कोई मदद की बात आ रही हो तो बता दो आप मुझे। जबकि धनाढ्य मंदिर है भारत में, अरबपति खरबपति मंदिर है भारत में। मैं तो बोल रहा हूँ कि आपके गली का मंदिर है, वहां पर ऐसी घोषणा हुई हो कि हमें पंजाब के लिए राहत सामग्री चाहिए, वे आप देख लीजिए मस्जिदों में तो सब जगह हो रहा है, छोटी छोटी मस्जिदों में, बुलंदशहर बिजनौर तरीके की मस्जिदों में खूब सारी अपील हुई, लोग 2-2 5-5 रुपए लेकर भी गए। किसी के घर में प्लास्टिक की बाल्टी थी, वो भी लेके चला गया। लेकिन आप बताओ ना, किसी हिंदू मंदिर में किया क्या? और इसके लिए मोहन भागवत जी ने कोई इंटरवेंशन किया क्या? और सबसे बड़ी चीज है कि मोहन भागवत जी भी इतने बड़े संगठन के हेड हैं, जिसके पास में भारतीय सेना के बराबर की ताकत है, तो फिर वो हर दिन 10 लाख रुपए भारत सरकार के खर्च करके बीएसएफ की सिक्योरिटी लेके क्यों घूम रहे हैं? उनके साथ में 8 गाड़ी का तो सरकारी काम भाई चलता है। वो जानते हैं ना कि दंड की सुरक्षा और AK-47 की सुरक्षा अलग है। बातें चाहे जो कुछ भी करना हो, लेकिन उन्हें अच्छे से पता है कि जो लोग सिर्फ दंड चला सकते हैं उनसे सुरक्षा नहीं होगी। दूसरी बात ये है पंकज जी कि सुरक्षा की जरूरत क्यों है? मेरा सवाल ये, सुरक्षा की जरूरत क्यों है? कितने शंकराचार्य के साथ में 8 गाड़ियों का काफिला चलता है सुरक्षा के लिए? शायद एक आध PSO चलता होगा तो चलता होगा, आप बताओ ना मुझे। सही कह रहे हैं आप। है ना? वो जो लुधियाना की मस्जिद का शाही इमाम है, जो पूरे पंजाब में मैनेज कर रहे हैं, वो उसको लेकर उनके साथ तो मैंने कोई सिक्योरिटी गार्ड देखा नहीं। भाई कौन आप क्या हो? कौन सा ऐसा धार्मिक या सांस्कृतिक संगठन है जिसके लिए इतने सारी सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है? सुरक्षा में दखल हो रहा है। रायबरेली में कल जो हुआ, सुरक्षा में दखल था। भाई आपके पास में LIO जो होती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, किस चीज के लिए होती है? वो इसीलिए केवल होती पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के लिए तो होती है। वो दिनेश प्रताप सिंह राज्य स्तर का मंत्री है, वो यदि सड़क पर बैठा हुआ था तो ऐसा तो था नहीं कि पुलिस को खबर नहीं होगी। जानबूझ के बिठाया गया, इसका मतलब यही समझा जाना चाहिए। भाई एक्चुअल नहीं, एक्चुअल क्या है कि ये न्यूज को ओवर पावर करना चाहते हैं। राहुल गांधी की जो न्यूज है उसके ऊपर एक खबर आए कि राहुल गांधी का विरोध हुआ, जैसे बिहार में हुआ था वो काला झंडा फैलाने वाला, वो उल्टा पड़ गया इनको, कि हल्ला ये हो गया कि राहुल गांधी ने झंडा फहराने वालों को बुलाकर टॉफी दी, पानी पिलाया, सिर पे हाथ फेरा। ये चाहते थे कि राहुल गांधी की वोट यात्रा का विरोध, यही रायबरेली में चाहते थे। उसने गांधीवादी तरीका अपनाया। वही नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी। अरे भाई आप राज्य मंत्री हो, आपको मालूम नहीं है कि गाली किसने दी? और जिसने गाली दी है, यदि उसके साथ में विधि सम्मत कार्रवाई नहीं की हो, तो बिहार में सरकार आपकी है, कांग्रेस की नहीं है वहां पे। भाई आपके उप मुख्यमंत्री हैं वहां पर, दो हैं। भाई पूरा कॉन्स्पायरेसी थ्योरी आप 15 दिन में निकाल सकते थे ना, कि राहुल गांधी के कहने पे उसने गाली दी थी क्या? वो तो पुलिस ने चार्जशीट में लिख दिया कि उसने कुछ भी नहीं किया, उसके साथ में कोई भी प्लानिंग या कोई साजिश नहीं।
बिल्कुल। मतलब ये है कि जितनी गैर जरूरी बातें हैं उन पर फोकस है। इसी तरीके से राहुल गांधी को न्यूज से ओवर पावर कर दिया जाए ताकि उनकी कोई खबरें ना हो, और जो जरूरी बातें हैं उन पर ना प्रधानमंत्री का ध्यान है ना केंद्र सरकार का। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने गए, हेलीकॉप्टर से घूमते रहे और 1500 करोड़ दोनों राज्यों को दे दिया। ऑफिशियली हिमाचल प्रदेश का नुकसान 4,500 करोड़ से ज्यादा है, पंजाब 20,000 करोड़ रुपए मांग रहा है। मान लीजिए एग्जैगरेटेड होगा तो कम से कम सफिशिएंट अमाउंट तो दीजिए। लोग इतना डिस्प्लेस्ड हैं, परेशान हैं, पूरे राज्य की हालत खराब है। आप समझिए कि अनप्रेसिडेंटेड बाढ़ है और इसके बाद भी आप सहायता नहीं कर रहे हैं अच्छे से। गए थे, हाथ पाथ फेर के आ गए सिर पे लोगों के, और उनका जो खर्चा है उन्होंने उसका एस्टिमेट लगाया जो केंद्र सरकार की योजना से बने प्रधानमंत्री आवास या इस टाइप की चीजें टूटी फूटी हैं, उनके रिपेयरिंग के लिए और उसके कंपनसेशन के लिए केंद्र सरकार पैसा देगी। आप गणित दूसरी है ये भाई। आप थोक में टूरिस्ट भेजते हो हिमाचल में, टूरिस्ट के जाने से जो जीएसटी आता है पेट्रोल के ऊपर, होटल में ठहरने पे, खाने, वो केंद्र सरकार लेती है। ठीक है। और जब वहां पर इस एक्सट्रीम टूरिज्म के कारण जब नेचुरल कैलामिटी आती है तो कहते हैं कि आप निपटो। मुझको तो लगता है कि इन राज्य सरकारों को अपना बिजनेस मॉडल को बदलना चाहिए। बिल्कुल। आप अपने यहाँ कूड़ा जोड़ के, जी, आप अपने यहाँ पे टूरिस्ट को बुला के उनसे निकला हुआ कूड़ा जोड़ के आपको जो जीएसटी मिल रही है उसमें तो आप उनका कूड़ा हटाने और उनको पानी और बिजली की व्यवस्था करने में खर्चा हो रहा है। पता नहीं है किस प्रकार का टैक्सेशन मॉडल है, किस प्रकार का डेवलपमेंट मॉडल है और किस प्रकार का इकोनॉमिक मॉडल है इस देश का। हम लोग गड्ढा खोद लेते हैं, गड्ढे में जब हम गिर जाते हैं तो उसके बाद में इलाज का खर्चा करते हैं। हम गड्ढा क्यों खोद रहे हैं इसके ऊपर विचार नहीं करते। पॉलिसी लेवल पर ही नहीं है पूरा। जिसको पॉलिसी पैरालिसिस चिल्ला रहे थे 2013 के पहले तक, वो इनके साथ है। अरे आप देख लीजिए ना, जिस सिंध नदी के पानी के समझौते को रोककर आप मास्टर स्ट्रोक कर रहे थे, वही सिंध अकेले नदी नहीं, वो पांचों पंजाब की नदियां हैं, वो भी तो उस पैक्ट में शामिल है। अब आपने देख लिया ना कि आपके पास में क्षमता नहीं है नदियों का पानी रोक के रखने की। और आपको क्या मालूम है कि आपके पास क्या खबर है कि ऊपर से चाइना ने कैसे नल खोल दिया और जो आपके एक राज्य पूरा बह गया। वो तो बार बार आप धमकी सोचिए देता कि है। पंजाब की 5 नदियों में पिछले 40 साल से उसकी गाद की सफाई जो होती है उसके लिए कोई काम नहीं किए गए। वो सब नदियां उथली हो चुकी हैं। हम यानी फिजूल में हम पाकिस्तान को तो गाली दे रहे हैं, लेकिन हम अपनी नदी को तो देख नहीं रहे। यही समस्या है इसको लेकर। ठीक है पंकज जी, बातचीत ठीक है, थैंक यू।